Good afternoon, students. Who all are there in class? Narendra, Divyanshu, Ambika, okay. Vivek and Neha. Kunal. लास्ट क्लास हमने चैप्टर नंबर 14 इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्लानिंग्स कंप्लीट कर दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पेज नंबर 197। यहां पर हम देखेंगे कि पहले इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से थी और बाद में जो है वो इंडियन इकोनॉमी में किस तरीके के चेंजेस हुए, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, इन सारी चीजों के बारे में जो है हम चैप्टर 15 में देखेंगे। इंडियन इकोनॉमी वाज वेरी पुअर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। द ब्रिटिश हैड डैमेज्ड इंडियन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, trade, etc. in colonial period. When India got freedom, it was the biggest challenge before Indian economy to proceed rapidly on the path of development. Indian economy जो थी पहले बहुत डेवलप्ड हुआ करती थी। हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि इंडिया को एक टाइम में सोने की चिड़िया कहा जाता था। The reason was that इंडिया का जो ट्रेड एंड कॉमर्स था वो बहुत डेवलप था, स्पेशली इंडियन कॉटन, सिल्क एंड स्पाइसेस की जो है वो यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा डिमांड थी। इट वाज पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट कोलोनाइजेशन होने के बाद में, कॉलोनियल गवर्नमेंट आने के बाद में, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट आने के बाद में ब्रिटिशर्स ने जो है वो धीरे धीरे हमारी पूरी इकोनॉमी को उन्होंने डैमेज कर दिया। उन्होंने हमारी इकोनॉमी को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया। एग्रीकल्चर को डैमेज कर दिया, इंडस्ट्रीज, ट्रेड, कॉमर्स, सब कुछ उन्होंने खत्म कर दिया और हमको ब्रिटिश चीजों का जो है गुलाम बना दिया। और इस तरीके से उन्होंने जो ब्रिटिशर्स ने है दे एनस्लेव्ड द इंडियंस। एनस्लेव्ड द इंडियंस का मतलब इंडियंस को जो है पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट पे जो है वो डिपेंडेंट कर दिया। When India got freedom, it was the biggest challenge before Indian economy to proceed rapidly on the path of development. अब इंडिया को जब फ्रीडम मिली, फ्रीडम मिलने के बाद में जो हमारी नई सरकार बनी, नई गवर्नमेंट बनी, उन्होंने जो है पूरे तरीके से उस समय जो है उनका जो ध्यान था वो डेवलपमेंट में था। यस, अब उसका रीजन ये था कि जिस समय में हमको इंडिपेंडेंस मिला उस समय लगातार जो है उस समय में इंडियंस लोगों ने जो लिटरेसी रेट थी, उस समय भारत की जो लिटरेसी रेट थी वो मात्र 20 to 30% लोग लिटरेट थे। मोर देन 70% ऑफ द लोग जो है भारत में लिटरेट थे। बात करें अगर पॉवर्टी की, पॉवर्टी भी इतनी थी, जागीरें खत्म हो चुके थे और जो है उस समय प्रिंसली स्टेट्स ही कुछ बचे हुए थे। ऑल ओवर द कंट्री बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी, इलिटरेसी चरम सीमा पे थी। तो इसलिए जो समय हमारी कंट्री की हालात थी वो बहुत ही खराब थी।
इसीलिए हमारे देश में डेवलपमेंट करना एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था उस समय में कि किस तरीके से देश को डेवलपमेंट की ओर लें, इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरीके से सेटअप करें, एग्रीकल्चर को किस तरीके से इंप्रूव करें. सो दीज वर द हार्डकोर इश्यूज ऑफ आवर कंट्री. ये जो थे हमारे देश के हार्डकोर इश्यूज बन गए थे. ये जो है हमारे देश के चैलेंजिंग इश्यूज बन गए थे. During last few decades, there have been great changes in the nature of Indian economy due to the efforts for development. Many important decisions were taken in the decade of 1950, which fixed the roadmap of the development of Indian economy. The economic reforms like globalization, privatization, and liberalization have played an important role to chalk out the course for future of Indian economy. उस समय में जो था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना बहुत जरूरी था. ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन की वजह से जो है इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे करके डेवलप हुई और काफी हद तक डेवलप हुई. आज ग्लोबलाइजेशन होने के कारण जो है हम वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर पा रहे हैं. बाहर की कंपनीज हमारे इंडिया में आ रही है, एस्टैब्लिश हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं. हम जो है वो बाहर के इंडस्ट्रीज के साथ में compete कर पा रहे हैं. प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़ी है, रेवेन्यू जनरेशन हुआ है. तो ये काफी सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने की रोल प्ले किया है इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए. At present, the Indian economy shows mixed characters of both undeveloped background and developing economy. अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है, ये प्रेजेंट सिचुएशन एक मिक्स टाइप की सिचुएशन है, एक मिक्स टाइप की इकोनॉमी है. एक मिक्स टाइप की सिचुएशन और एक मिक्स टाइप की इकोनॉमी क्यों है? इस प्रेजेंट सिचुएशन के में हम देखते हैं कि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, यानी जो फीचर्स हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के भी हैं और डेवलप कंट्रीज यानी प्रोग्रेसिव कंट्रीज या नरिश्ड कंट्रीज या समृद्धशील देश, उनके भी हम अडॉप्ट कर रहे हैं. इंडियन इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ अनडेवलप्ड इकोनॉमी. अब इंडियन इकोनॉमी अनडेवलप्ड क्यों है, उसके क्या क्या रीजन है, ये हम देखेंगे. The low per capita income and quality of life, which can be determined by the level of health and education, shows the backwardness of economy. आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग जो हैं वो पॉवर्टी लेवल में हैं. आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग जो हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन या लिटरेसी नहीं मिल पाती है. आज भी बहुत सारे लोग दे आर डिवॉइड ऑफ प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज. आज भी जो है हम बेसिक एमिनिटीज के लिए फाइट कर रहे हैं. बिजली, पानी, सड़क, ऐसे मुद्दे हम चुनावों में देखते रहते हैं. तो लो पर कैपिटा इनकम, ये जो इश्यूज हैं ये एक चैलेंजिंग इश्यूज हैं जो आज भी जिन चीजों को हम अचीव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं. और इसी वजह से जो है, जिन रीजंस की वजह से जो है हम कहते हैं कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो पूर है या इट्स अ पूर इकोनॉमी. इंक्रीज्ड हिडन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, population growth and excessive dependence on agriculture, old techniques of production are the main characteristics of economic backwardness. इस इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के कई सारे कारण हैं. कई सारे कारण क्या है? पहला कारण तो यह है कि पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आज जो है हम वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं. एग्रीकल्चर पे बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं. अच्छा, एग्रीकल्चर में जो हम डिपेंडेंट भी हैं, इसमें भी एक हार्डकोर इश्यू है कि जो मैं एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है,
हम इस एग्रीकल्चर में वही ओल्ड टेक्निक्स ऑफ जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्निक्स का इन्वॉल्वमेंट कुछ तो हमने किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारा करना बाकी है। These characteristics are present in our economy in the formal and developed economy. तो इस तरीके से ये सारी जो चीजें हैं, ये हमारे कंट्री को एक अनडेवलप्ड इकोनॉमी बनाती है। सबसे पहले हम आते हैं द फैक्टर लो पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम इन इंडिया इज वेरी लो, विच इज द सिंबल ऑफ अनडेवलप्ड इकोनॉमी। हमारे देश की जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ही कम है, जो एक अनडेवलप्ड इकोनॉमी का सिंबल है। According to the World Bank report, India's per capita income was $1590 in 2015. India was at 170th place in the world regarding gross per capita income. तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कितने पीछे है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड के पर कैपिटा इनकम में उसका स्थान जो है, टोटल कंट्री 200 है, उसमें 170 कंट्री 170 नंबर पे हमारा नाम आता है। तो ये दिखाता है कि अपनी जो इकोनॉमी है वो कितनी पुअर इकोनॉमी है। India's per capita income does not only lower than America, England, France, Germany, developed countries, but also lower to neighboring countries like China and Sri Lanka. हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो डेवलप्ड कंट्री से तो कम है ही है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश, छोटा सा देश श्रीलंका है, चलो चाइना तो एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, श्रीलंका से भी हमारी पर कैपिटा इनकम कम है। The living standard of poor remains low due to the low per capita income. और क्योंकि पर कैपिटा इनकम कम है, इसीलिए इसी कारणवश जो है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी हमारी बहुत पुअर है। कुछ लोगों के अमीर होने से या मुकेश अंबानी वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट हो जाने से कंट्री की इकोनॉमी डेवलप नहीं होती। कंट्री की इकोनॉमी तब डेवलप होती है जब कंट्री के अंदर में बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, जब कंट्री के अंदर में सोर्सेस ऑफ सर्वाइवल पर्याप्त हो, हर लोगों के पर कैपिटा इनकम सबके पास अच्छी हो, तभी जाके जो है वो कंट्री की इकोनॉमी डेवलप हो सकती है। लो क्वालिटी ऑफ लाइफ, education and health both are most effective factors of standard of life. These are basics of human life. The income is meaningless without these parameters. देखो, लाइफ में या जीवन में दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 3 चीज इंपॉर्टेंट है। फूड चाहिए ही चाहिए, बिना फूड के हम सरवाइव नहीं कर सकते। उसके बाद फूड, क्लोथ, शेल्टर के बाद जो सबसे प्रायोरिटी वाली चीज है वो है एजुकेशन एंड हेल्थ। फूड के बाद हर एक व्यक्ति अपना इनकम का जो बाकी हिस्सा है वो किसी चीज में स्पेंड करता है, तो वो ये 2 ही चीज हैं। एक है तुम्हारा एजुकेशन और हेल्थ। आज लॉकडाउन में भी हम अगर 2 चीजों का ध्यान दे रहे हैं, खाने पीने का, सेहत का, और इंस्टीट्यूशन बंद है तो भी हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं किसी तरीके से, लेकिन एजुकेशन को हम चालू रख रहे हैं कि एजुकेशन नहीं रुकना चाहिए। When people gain education and proper health, they will be able to use their income properly. जब उनके पास अच्छा हेल्थ होगा, अच्छी एजुकेशन होगी, तभी वो चीजों का बेटर यूज कर सकेंगे। एडुकेटेड होगा तो अपने लिए जॉब्स को अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की सोचेगा, अच्छी जॉब सीख करने की सोचेगा, तो वो लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगा, लाइफ में एक बेटरमेंट की तरफ जो है वो बढ़ेगा। तो इसीलिए हेल्थ और एजुकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिस पर हम बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं।
when people get education and proper health, they will be able to use their income properly. The education level in India is very poor, which can be observed through the rate of literacy. The literacy rate was 74.4% in India according to census 2011. About 1/4 of the population is illiterate even today. आज भी जो हमारी देश की 1/4 पॉपुलेशन है वो इलिटरेट है. The level of health at birth time can be measured by the life expectancy. According to World Bank report in 2014, India has 68 years life expectancy at birth time. जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी काफी कम है हमारे यहाँ, क्योंकि यहाँ हमारे हेल्थ फैसिलिटीज जो है के मामले में आज भी हम बहुत पीछे हैं. आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग जो है मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण से बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं, बहुत सारे डिसीज से मर जाते हैं. प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिलने के कारण जो है मोर्टेलिटी रेट आज भी हमारी हाई है. हमारे इंडिया में मैक्सिमम जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी माना जाता है वो है 68 years. According to World Bank report in 2014, India had 68 years life expectancy at birth time. Compared to Japan and China, it is very low. अगर ये 68 years of life expectancy को हम जापान और चाइना से कंपेयर करें तो ये बहुत ही कम है. The low level of education and health also presents the undeveloped form of Indian economy. जो लो लेवल ऑफ एजुकेशन और हेल्थ है ये अनडेवलप्ड फॉर्म ऑफ इंडियन इकोनॉमी को जो है वो दर्शाता है, दिखाता है. समझ में आया? यहां तक क्लियर है सबको? कंचन, निहारिका, समझ में आ रहा है? सोनू, झील, केम छो? मजामा? नवरात्र कर रही है? ओके. इस बार तो गरबा डांडिया कुछ नहीं होना है. नो दशहरा, नो सेलिब्रेशंस, नो गरबा, नो डांडिया, नथिंग. मजा आ रहा है ना? है झील? हाँ, कुछ भी नहीं होगा इस बार, कुछ भी नहीं होगा. घर पर ही रहो. हाँ, तेरे को तो मजे नहीं आ रहे होंगे, डांडिया नहीं हो रहे ना इस बार. घर पर रहो, घर पे 2 डंडे लेके डांडिया करो. दो डंडे लेके घर पर ही डांडिया करो. टीवी चला लो, स्पीकर ऑन, म्यूजिक चला लो और 2 डंडे लेके घर पर ही डांडिया करो. यही सबसे बेस्ट है. एक डंडा लेके तुम्हारी सिस्टर को लगाना, तुम्हारी सिस्टर दूसरा डंडा लेके तुमको लगाएगी, हो जाएगा डांडिया. वॉइस पॉल्यूशन, अरे इतना तो वॉइस पॉल्यूशन इंडिया में चलता है. ओके, अब हम आते हैं थर्ड फैक्टर में, प्रॉब्लम ऑफ पोवर्टी. India is also facing the problem of poverty like other undeveloped countries. बहुत सारे दूसरे अनडेवलप्ड कंट्रीज की तरह अफ्रीकन कंट्रीज है, सोमालिया है और भी छोटे बहुत सारे कंट्रीज है जहां पोवर्टी के बहुत इश्यूज हैं. इंडिया में भी पोवर्टी के बहुत सारे इश्यूज हैं. There were 21.82% poor people in 2011-12 अकॉर्डिंग टू सुरेश तेंदुलकर. सुरेश तेंदुलकर ने इकोनॉमिकल एनालिस्ट हैं. 2011-12 में उन्होंने जो पूरे कंट्री के एनालाइजेशन रिपोर्ट निकाली थी उसके हिसाब से 21.82% जो है यहाँ पर लोग जो है वो दे आर पुअर.
Poverty is the state of a person in which he is unable to fulfill his basic needs. तो पोवर्टी के कारण लोग जो है अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकते। बेसिक नीड्स का मतलब है जो उनकी नैतिक जरूरतें हैं, फूड, क्लोथ, शेल्टर, इनको भी वो पूरा नहीं कर पाते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे स्लम एरियाज में देखते हैं बच्चे, प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है, प्रॉपर कपड़े नहीं होते उनके पास, रहने की जगह नहीं होती, कचरे में, कूड़े करकट में जो है फटे पुराने टेंटों में लोगों को रहते हुए देखते हैं। तो ये दिखा रही कि आज भी हमारे कंट्री में कितनी पॉवर्टी है, लोग खाने को तरस रहे हैं, लोगों को प्रॉपर 2 टाइम फूड नहीं मिल पाता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। कई लोगों को हम देखते हैं, अभी तो मंदिरें बंद है, नहीं तो मंदिरों के बाहर में भीख मांगते हुए, सड़कों पर भीख मांगते हुए, ऐसे कई सारे लोग हमको हर जगह दिख जाते हैं। ये हमारी पुअर इकोनॉमी को दिखाता है। Poverty is the state of person in which he is unable to fulfill his basic need. Since independence, there has been no solution of poverty till now. आजादी के 72 साल हो चुके हैं। आजादी के बाद से ही हर एक गवर्नमेंट जो है वो इस पॉवर्टी को कम करने की, वो इस पॉवर्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी तक जो है 72 ईयर्स बीत जाने के बाद भी जो है हमको इसमें सक्सेस नहीं मिल पाया। आज भी हम हमारे देश से जो है वो गरीबी को दूर नहीं कर पाए। Poverty can be considered as the biggest challenge of Indian economy. तो देखा जाए तो ये जो पॉवर्टी है ये हमारी इंडियन इकोनॉमी का जो है एक इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। A very slow progress has been detected in the direction of fulfilling basic needs and our economy seems inactive in comparison to other countries. तो इस तरीके से हम अगर दूसरे देशों को देखें, अब देख लो जापान जो थी, एक टाइम में जापान नेचुरल कैलेमिटी से अफेक्टेड थी, वहां भी लोग बहुत ज्यादा गरीब थे, अफेक्टेड थे, प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था। लेकिन जापान आज जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री है। वहीं इंडिया आज भी जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री में ही रह गई। आज भी जो है, आज भी हम हमारी इकोनॉमी को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। A very slow progress has been detected in direction of fulfilling basic needs and our economy seems ineffective in comparison to other countries. The advantages of progress have not reached to the weaker sections of the society. आज भी देखते हैं बहुत सारे कारण है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज फ्रेम करती है, जो गवर्नमेंट नए नए प्लान आउट्स बनाती है या बेनिफिशियल पॉलिसीज बनाती है, इन पॉलिसी का पूरा पूरा फायदा जो है वो गरीब लोगों को नहीं मिल पाता है। इन पॉलिसीज का जो फायदा है वो समाज के हर एक वर्ग के लोगों को नहीं मिल पाता है। सो दीज आर द इश्यूज जो एक चैलेंजिंग फैक्टर है। The advantages of progress have not reached to the weaker section of the society. 1/4 of the population is still cobwebbed in the various circle of poverty also. आज भी जो है हमारे देश का 1/4 पॉपुलेशन जो है वो गरीबी में अपने जीवन बिताने के लिए मजबूर है। No country come out of its backwardness having the problems of poverty. जब तक हमारे कंट्री में से हम पॉवर्टी को कम नहीं करते या पॉवर्टी को नहीं हटाते, कोई भी देश हो, हमारी कंट्री क्यों, कोई भी कंट्री हो, जब तक उस कंट्री में पॉवर्टी रहेगी तब तक उस कंट्री का डेवलपमेंट कभी भी हो नहीं सकता। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है कि जब तक पॉवर्टी रहेगी तब तक उस कंट्री का कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता और वहां की इकोनॉमी जो है वो हमेशा ही अंडर डेवलप रहेगी। फोर्थ फैक्टर है too much dependence on agriculture. As our economy develops, dependence on agriculture decreases and dependence on industry and service sector increases. जैसे जैसे कोई कंट्री डेवलप करती है या उस कंट्री की इकोनॉमी डेवलप करती है,
उस कंट्री की जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, वो एग्रीकल्चर पे कम होती चली जाती है और इंडस्ट्रीज और टर्शियरी सेक्टर पे बढ़ती चली जाती है। Dependence on agriculture has decreased in India very slowly. About 72% population were dependent on agriculture at the time of independence. हालांकि एग्रीकल्चर पे जो डिपेंडेंसी है वो हमारे कंट्री में धीरे धीरे कम हुई है। अगर हम इंडिपेंडेंस आजादी के टाइम में बात करें तो उस समय हमारे कंट्री की कुल 72% जो लोग थे वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, लेकिन अब जो है करीब करीब 49% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। द लेबर मूवमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर हैज इंक्रीज्ड बट स्लोली। तो जो लेबर मूवमेंट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, लेकिन उसका जो पेस है वो बहुत स्लो है। इट इज ए सिंबल ऑफ अनडेवलप्ड इकोनॉमी ऑफ द इंडिया डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। तो इस तरीके से जो है ये जो है दिखा रहा है कि अभी भी जो है हमारी इकोनॉमी अनडेवलप्ड है। हालांकि हम इसको डेवलप करने के लिए मेजर्स ले रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, बट टिल नाउ वी आर लैकिंग। डेमोग्राफिक फैक्टर्स, ये सारे जितने पढ़ाते जा रहा हूं ये चैप्टर्स के सबके क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करते जाओगे। नवंबर में अगले महीने से शायद क्लास 10th को बुलाया जाएगा। 10 को जो बुलाया जाएगा, ध्यान रखना 10th को सिर्फ अब मैं जितना सिलेबस, मैं मेरी बात कह दूं, बाकी टीचर्स का मुझे नहीं पता, मैं जितने चैप्टर्स करा दिया हूं, मैं जब बुलाऊंगा स्कूल में तो सबको टेस्ट के लिए बुलाऊंगा, सबका मैं रिटर्न टेस्ट लूंगा। तो इसलिए जितने चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं ना, उन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करते जाओगे, नहीं तो मैं फिर क्लास में जब आओगे ना अगले महीने तुम्हारा 10th को आप बुलाने वाले हैं तो मैं तुम सबका डांडिया कर दूंगा वहां पर, ये ध्यान रखना। और मेरा डांडिया बड़ा स्पेशल होता है, म्यूजिकल डांडिया होता है, बिना म्यूजिक का, बिना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का फिर म्यूजिक बजेगा, ध्यान रखना। समझ गया ना? वंशिका पालीवाल, दिव्या, समझ में आ गया ना? हाँ, नवंबर में बुलाने वाले हैं। फिर जिसका मैं देखा ना प्रिपरेशन नहीं हुआ, सोच ही लेना, फिर पूरे 8 महीने का डांडिया करा दूंगा मैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, लास्ट फैक्टर आज के लिए। Many demographic factors show the backwardness of economy. The birth rate is very high in India. कई सारे डेमोग्राफिक, दिवाली के बाद डेमोग्राफिक फैक्टर्स, जैसे बहुत सारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स है जो इंडियन इकोनॉमी की बैकवर्डनेस को दिखाता है। जैसे बर्थ रेट ऑफ इंडिया बहुत हाई है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया में हर 1 मिनट पे 48 बच्चे पैदा होते हैं, हर 1 मिनट पे। मदर चाइल्ड एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स आर टू हाई। मोर्टेलिटी रेट भी हाई है छोटे बच्चों की, खासकर 1 साल के बच्चों तक को जो हम मोर्टेलिटी रेट में काउंट करते हैं, कुपोषण, बीमारी और डिसीजेस की वजह से जो है बहुत बच्चों की मृत्यु हो जाती है। The rate of population growth is very high in India. In the decade of 2001 to 2011, the rate of population growth has been increased 17.64%. अगर हम बात करें 2001 से 2011 के बीच में, 2001 से 2011 के बीच में जो
पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 17.64% तक पहुंच चुकी है. It can be said that population growth in India every year is equal to the total of Australian population. अगर पूरी ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन की बात करें उतना तो हमारे देश में हर साल ग्रोथ में हो जाता है. ये इंडिया की स्थिति है कि पॉपुलेशन ग्रोथ पूरा ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन के जितना तो हर ईयर में हमारे यहाँ ग्रोथ हो जाती है. The size of Indian population is very big and it is perpetually growing in rapid mode. एक तो पहले ही हम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है. दूसरी तरफ जो है हमारी पॉपुलेशन निरंतर बढ़ती चली जा रही है. अब जैसे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो पर कैपिटा इनकम है वो श्रीलंका की भी हमसे हाई है. मैंने शायद पहले भी बताया था उसका रीजन कि अगर हम रिसोर्सेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफेंस, आर्म्स और एम्युनिशंस की बात करें हर मामले में हम श्रीलंका से बेटर है. लेकिन जब पर कैपिटा इनकम की बात आती है तो हम देखते हैं कि एक एवरेज श्रीलंकन की जो पर कैपिटा इनकम है वो एक एवरेज इंडियन से काफी ज्यादा है. उसका रीजन ये है कि अगर रिसोर्सेस हमारे ज्यादा है तो हमारी पॉपुलेशन भी तो बहुत ज्यादा है. उनके रिसोर्सेस कम है तो पॉपुलेशन भी कम है, लिमिटेड है. जब हम टोटल इकोनॉमी बाय टोटल पॉपुलेशन डिवाइड करते हैं और उनकी टोटल इकोनॉमी बाय टोटल पॉपुलेशन जो है डिवाइड करते हैं तो कंपेयर करने के बाद ये पाया जाता है श्रीलंका छोटी सी कंट्री की भी जो है वो पर कैपिटा इनकम जो है वो हमसे काफी ज्यादा है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. ये नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से. यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? एनीवन हैज गॉट एनी डाउट? नो डाउट्स? ओके, तो आज के लिए इतना ही.